नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, युद्ध विराम के बाद से ईरान में जश्न का माहौल है। जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, खुशियां जाहिर की जा रही हैं और ये सब इसलिए है कि ईरान ने पहली मर्तबा इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का इजहार किया है और अपनी सम्मान को बचाते हुए एक जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीत के आसपास की एक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है कि जंग में उसे बहुत 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 नुकसान हुआ है। 30 से 50 तक उसके बड़े सैन्य अफसर इसमें खेत रहे हैं। तकरीबन 800 लोगों की जानें गई हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो प्रतिष्ठा अर्जित की है ईरान ने इस युद्ध के ज़रिए, शायद ये खुशी उसकी है। ईरानी लोग अरसे से लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थे। उन्हें वो सम्मान का, गौरव का क्षण कभी नहीं मिला, लेकिन इस युद्ध विराम ने उन्हें वो अवसर दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से युद्ध विराम लागू किया है, उसके लिए सहमति बनाई है, उसमें ईरान ने अपना सम्मान नहीं खोया है। ईरान ने ट्रंप के दरबार में गिड़गिड़ाते हुए नहीं कहा है कि युद्ध को रुकवाइए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद युद्ध रुकवाने की पहल की है। यानी ईरान तन कर खड़ा रहा अंत तक और ना अमेरिका के सामने घुटने टेके, ना इजराइल के सामने घुटने टेके। ये एक बड़ी बात है कि जो देश पिछले 40-50 साल से लगातार प्रतिबंध झेल रहा है, आर्थिक प्रतिबंधों की बारिश उस पर की गई है, तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका जैसी महाशक्ति, नाटो का दबाव, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का दबाव, इन तमाम दबावों के बावजूद वो अपने वजूद को न केवल कायम रखा उसने, बल्कि ये जो बड़ी चुनौती आई थी उससे भी उसने सफलतापूर्वक निपटा है। तो ईरान इस पर गर्व कर सकता है। आप कह सकते हैं कि ईरान के शासन में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे दमनकारी रास्ते वहाँ की सत्ता ने अपनाए हुए हैं, बहुत सारे अन्याय अत्याचार वहाँ हो रहे हैं। लेकिन अगर एक समूचे राष्ट्र की एक भावना को आप देखेंगे या उसकी आकांक्षाओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान के लिए ये युद्ध विराम कितनी बड़ी सौगात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान अपने दो बड़े घोषित शत्रुओं के खिलाफ लड़ रहा था। एक इजराइल जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और एक अमेरिका जो हज़ारों किलोमीटर दूर है। इन दोनों से, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका इजराइल का आका है, इजराइल उसका गुर्गा है और वो इजराइल जिस तरह की बदमाशियाँ, खुराफातें इस क्षेत्र में करता रहा है और एक तरह से आतंकवादी देश की तरह व्यवहार करता रहा है, ये गाज़ा में उसने फिर से साबित किया है। ऐसी सूरत में इतने दो ताकतवर मुल्कों के सामने उसने चुनौती को स्वीकारा और अंत तक लड़ाई लड़ी और सम्मानपूर्वक वो इस लड़ाई से अभी बाहर आ गया है। उसे कहीं भी कोई दूसरी तरह की खरोच नहीं आई है। जो ऑब्जेक्टिव इजराइल और अमेरिका के थे वो उसको हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उन मोर्चों पर ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है और बल्कि ये कहा जा सकता है कि ईरान की जो सत्ता है, जिसमें सबसे ऊपर आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं और उनके नीचे पूरी एक व्यवस्था है जो स्टेट, धार्मिक राज्य की व्यवस्था है, इस्लामी राज्य है ईरान, उसमें उसको जो गिराने की कोशिश थी, उसको ढहाने की कोशिश थी जो अमेरिका, यूरोपीय देशों और इजराइल की, वो इस युद्ध विराम के बाद और भी मजबूत हो गई है। इस लड़ाई ने उसे मजबूत किया क्योंकि उसने पूरे ईरान को एक तरह से यूनाइट कर दिया, एकजुट कर दिया, क्योंकि ये हमला बाहरी हमला था। जो विरोध खमेनेई का हो रहा था, उनकी
सरकार सत्ता का हो रहा था वो एकदम से रुक गया, क्योंकि ये बाहरी हमले को लेकर कभी भी कोई देश जो है उसमें राष्ट्रवाद का ज्वार उठता है और वो एकजुट हो जाता है। यही हुआ, खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन हुए और वो सत्ता जो कमज़ोर होती जा रही थी उसको एक नई ऑक्सीजन मिल गई, वो फिर से जीवित हो उठी, वो फिर से मजबूत हो गई। तो अमेरिका और इज़राइल जिस एजेंडे के साथ वहाँ उतरे थे मैदान में, वो उल्टा पड़ गया। तो पहला नुकसान तो उनको यही हुआ और ये ईरान की सत्ता की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पहली उपलब्धि तो यह है कि सम्मानपूर्वक वो युद्ध से बाहर आया है। नुकसान हुआ है लेकिन झुका नहीं है, रुका नहीं है, थमा नहीं है, और थमा है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुजारिश पर इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता से हुआ है। ये इज़राइल ज़रूर इस पूरे मामले में कमज़ोर दिख रहा था। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट्स आ रही थी, अमेरिकी मीडिया से रिपोर्ट आ रही थी कि इज़राइल तबाही से अब परेशान हो चुका है। जिस तरह से मिसाइलें बरसाई हैं ईरान ने, उसने उसे बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है। उसका जो रक्षा तंत्र है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 1, एरो 2 वगैरह वगैरह सब फेल हो गए हैं ईरान की मिसाइलों के सामने। और उसके पास इतना असलहा भी नहीं है कि वो 10-12 दिन के बाद लड़ाई को खींच सके। तो एक तरफ इज़राइल कमज़ोर था, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में फंस गए थे कि वो उनसे ना आगे जाते बन रहा था ना पीछे हटते बन रहा था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो ईरान के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि विन विन सिचुएशन थी। उसके लिए ये जीत जैसी थी और उसने इस जीत को हासिल किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी कई उपलब्धियां हैं। एक तो ईरान ने युद्ध विराम को अपनी शर्तों और सम्मान के साथ स्वीकार करने का दावा किया। अभी तक जाहिर नहीं हुई है कि किन शर्तों पर यह युद्ध विराम हुआ है, लेकिन सम्मान के साथ तो ज़रूर युद्ध विराम ईरान ने स्वीकार किया है, ये बिल्कुल साफ है। और ये ट्रंप ने जो बयान दिया है इज़राइल को लेकर, बड़ा कठोर, बड़ा कटु बयान दिया है, उसमें उन्होंने गाली का भी इस्तेमाल किया है और इज़राइल को डांटा डपटा है। इससे साफ जाहिर है कि इज़राइल की एक और पराजय इसमें हुई है कि वो चाहता था कि और हमले करे और आगे जाए और ईरान को नेस्तनाबूद करे, लेकिन उसे रुकना पड़ा है अपने आका के दबाव में। तो ये भी एक उपलब्धि है। ये तमाम सिचुएशन बता रही हैं कि युद्ध विराम ईरान की शर्तों पर हुआ है, ईरान ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। अब और चीज़ों को जिनको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसमें बेशक अमेरिका ने बहुत बम बरसाए और इज़राइल ने भी, लेकिन ऐसा लगता है कि 400 किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम को ईरान बचाने में कामयाब हो गया और बहुत कुछ अपने संयंत्र भी बचा लिए होंगे उसने, क्योंकि उसे पहले से ये अंदाज़ा हो गया था कि इन पर हमला होगा और उसने अपनी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। इसके पहले ईरान की प्रतिष्ठा काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन इसमें जिस तरह से उसने लड़ाई लड़ी है और यहाँ तक कि अंत में उसने कतर पर भी मिसाइल दाग दी, जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, भले ही सूचना देकर दागी, लेकिन ये भी जता दिया कि अमेरिका पर भी वो हमला कर सकता है। और इस वजह से उसकी मजबूती का एक प्रमाण मिला, उसके आंतरिक आत्मविश्वास का प्रमाण मिला, और ये भी कि वो सामरिक शक्ति के मामले में भी बहुत कमज़ोर नहीं है। जो आकलन पश्चिमी देशों ने कर रखा था वो गलत था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ये जो मैसेज गया है कि इज़राइल जो है वो उसने एक
एक शक्तिशाली देश है और वो मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ये मैसेज खाड़ी के देशों में भी चला गया है जो अमेरिकी गोलबंदी के साथ ईरान को घेरने की कोशिशों में लगे रहते हैं। कहने को वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन है वो अमेरिकी ग़ुलाम, क्योंकि ज़्यादातर अरब देशों के यहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। 19 सैनिक अड्डे तो केवल अमेरिका के हैं इन इलाकों में, इन देशों में। तो जाहिर है कि ईरान ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, इसकी वजह से इन देशों पर भी असर पड़ा होगा और पूरी इस्लामी दुनिया में भी ईरान का रुतबा और बढ़ गया होगा। जो इस्लामी देशों की लीडरशिप को लेकर वो बहुत सक्रिय रहता है, सजग रहता है, उस दिशा में भी उसकी ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो क्षेत्रीय स्तर पर उसने अपना प्रभुत्व फिर से एक बार स्थापित किया है। प्रभुत्व अगर ना भी कहें तो भी मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके खुद को एक बड़े राष्ट्र के रूप में फिर से लोगों को मनवा दिया है। तो ये एक मैसेज इधर गया है। एक मैसेज और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है, जिसमें उसकी जो गोलबंदी थी रूस और चीन के साथ, उसका असर देखा जा रहा है। और ये एक पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की क्या स्थिति हो सकती है, उसकी क्या पोजीशन उसमें हो सकती है, ये इस तरफ भी एक इंडिकेशन इसमें देखा जा सकता है। तो ईरान ने प्रतीकात्मक जीत हासिल की है। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से भिड़कर, उसके गुर्गे इजराइल से भिड़कर और दोनों के साथ मजबूती से लड़कर और अंततः उनको युद्ध विराम के लिए मजबूर करके ये एक बड़ी उपलब्धि उसने हासिल की है। अब ये इसका हासिल और भी है। अगर युद्ध विराम हो गया है तो उसने अपनी सैन्य और नागरिक शक्ति की हानि को एकदम से रोक दिया है और जो उसके वायु रक्षा तंत्र को नुकसान हुआ था उसको अब वो ठीक करने की उसे समय मिल गया है। ये माना जा रहा है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो शायद बहुत कारगर ना हो। ट्रंप अगर अपनी पूरी इज्जत दांव पे लगा देंगे, अपनी नाक बचाने के लिए इसमें घुस पड़ेंगे, तभी ये संभव है। लेकिन इजराइल इतना बदमाश देश है और नेतन्याहू तो बदमाशों का बाप है, वो और ज़्यादा खुराफात करने के आदी रहे हैं। वो इस युद्ध विराम में दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि फिर से उन्हें मौका मिले ईरान पर हमला करने का। क्योंकि ये युद्ध विराम इजराइल के लिहाज से देखें तो एक तरह की हार है। उसको मजबूरन युद्ध विराम करना पड़ा है, अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम करना पड़ा है और अंदर की कमज़ोरियों की वजह से भी युद्ध विराम करना पड़ा है और ईरान के सामने युद्ध विराम करना पड़ा है। तो ये इजराइल के लिए एक मात कही जा सकती है और इस वजह से वो चोट खाया हुआ है। वो कोशिश करेगा कि युद्ध विराम को किसी तरह से डिस्टर्ब करे ताकि फिर से हालात बदलें। तो ये इजराइल का चरित्र है, ये कैरेक्टर है। लेकिन ईरान ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मध्य पूर्व में उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको भी नई हिम्मत और नया हौसला मिलेगा। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि हमास जैसे आतंकवादी संगठन जो ये कह रहे हैं कि वो प्रतिरोध करते हैं लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, हिजबुल्लाह है या यूती हैं, इनकी अगर हौसला अफजाई होती है तो ये एक नए तरह के तनाव को वहाँ जन्म दे सकते हैं। लेकिन अगर इजराइल को कंट्रोल कर सके अमेरिका और कोई एक समाधान ढूंढने में कामयाब रहे स्थायी शांति के लिए, जो कि तभी हो सकती है जब तुरंत इजराइल को गज़ा में भी युद्ध विराम के लिए फोर्स किया जाए। अभी युद्ध विराम गज़ा में नहीं हुआ है, केवल ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है, जबकि इजराइल गज़ा में पिछले 20 महीनों से लगातार हत्याओं पर हत्याएं किया जा रहा है, रोज़ 25-50 लोगों को मार डाल रहा है वो। तो अगर वहाँ भी युद्ध विराम हो और फिलिस्तीन, जो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है कि फिलिस्तीनों का अपना देश है और यहूदियों का अपना देश, उस पर अगर कोई काम होगा तभी कोई स्थायी शांति आ सकती है। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है।
ऐसा लगता नहीं है कि ईरान इसके लिए तैयार होगा या ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे। ट्रंप तो अभी भी इजराइल के साथ ही रहेंगे, भले ही उनकी नाराज़गी हो, कुछ समय में वो दूर हो जाएगी और उन पर जो यहूदी लॉबी का दबाव है उससे भी वो इजराइल के खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। तो इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी छत्र छाया में आगे बढ़ता रहेगा। अब सवाल उठता है एक दूसरा चैलेंज जो ईरान के सामने आने वाला है, और वो ये है कि अगर वार्ताएं होती हैं तो वो क्या करेगा। क्या उन वार्ताओं में हिस्सा लेगा, क्योंकि उन वार्ताओं में हिस्सा अगर वो वार्ताएं ट्रंप साहब आयोजित करते हैं, अमेरिका के तत्वावधान में होती हैं, अमेरिका उसको लीड करता है, तो पिछले 2 अनुभव ईरान के बहुत ख़राब रहे हैं। पहला जो ओबामा के समय एक समझौता हुआ था जिसको ट्रंप ने 2018 में रद्द कर दिया था, और दूसरा अभी जो 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी और 6वें में शायद समझौता होने वाला था जिसको सबेटॉज कर दिया गया। तो ट्रंप का रवैया जानते हैं कैसा है। अगर वो फोर्स करते हैं तो क्या ईरान बातचीत में जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बातचीत में वो जाएगा। अगर जाएगा तो सशर्त जाएगा, और हो सकता है कि उस बातचीत में वो चीन और रूस को भी इन्वॉल्व करने की शर्त रखे, क्योंकि गारंटी जब तक दोनों तरफ से नहीं मिलेगी तब तक इस तरह की बातचीत का कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि परमाणु कार्यक्रमों को रोकने का जहाँ तक सवाल है उसके लिए भी अब वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे युद्ध से उसे समझ में आ गया है कि परमाणु बम ही सबसे बड़ा डेटरेंट है। जिसके पास परमाणु बम होगा उस पर कोई हमला नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, उस पर अमेरिका हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बल्कि ट्रंप साहब तो ट्रेन लेके पहुंच गए थे प्योंगयांग उनसे मिलने, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मिलने पहुंच गए थे। तो ईरान को भी ये समझ में आ गया कि उसे तो परमाणु बम चाहिए। अब वो परमाणु बम के मामले में समझौता शायद ना करे, या अगर बहुत दबाव पड़े तो परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के साथ वो समझौता कर ले। लेकिन ये भी दूर की कौड़ी है। उसके साथ भी बहुत सारी शर्तें वो रखेगा कि पहले आप सारे प्रतिबंध हटाओ। क्या अमेरिका ये करेगा? क्या यूरोपीय देश ये करेंगे? और क्या ये इजराइल को मंजूर होगा? क्योंकि इजराइल की आंखों में तो ईरान उसके आंखों की किरकिरी है, खटकता रहता है, वो कैसे इसको स्वीकार करेगा? तो बहुत सारे पेच आगे हैं जिनको खोलना, जो बहुत सारे ताले हैं उनको खोलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बहुत टेढ़ी खीर होगी। वो दबाव में अपनी उपलब्धियां जताने के लिए कुछ जल्दबाजी में कुछ कर बैठते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में किया और अब ईरान इजराइल के बीच में कर दिया। लेकिन इसको लंबा चलाने और एक स्थायी समाधान तक पहुंचने की कुव्वत उनमें नहीं है। वो हड़बड़ी वाले इंसान हैं और केवल फ़ायदा नुकसान अपना देखते हैं, दुनिया के फ़ायदे नुकसान में उनकी रुचि नहीं रहती है। इसीलिए यूक्रेन का मसला भी लटका हुआ है, वो चलता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि युद्ध विराम टिकेगा नहीं, फिर से झड़प, फिर से जंग की शुरुआत हो सकती है, और इसके लिए ईरान कितना तैयार होगा आगे कहना मुश्किल है। इजराइल ज़रूर तैयारी करेगा, ये कहते हुए कि उसको ख़तरा है, उसे बहुत सारे हथियार अमेरिका भी देगा, यूरोपीय देश भी देगा, वो फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात यह है कि स्थायी शांति के लिए जिस तरह का शांति समझौते की ज़रूरत है वो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि अभी कोई स्थायी शांति वहाँ नहीं होगी। अलबत्ता जहाँ से बातचीत शुरू की थी कि ईरान के लिए ये एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के आधार पर वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को फिर से नए सिरे से खड़ा कर सकता है। रूस और चीन की मदद से, ब्रिक्स का मेंबर है वो, एससीओ का मेंबर है, वहाँ से वो अपने संबंध बेहतर करके और अपने तरक्की के रास्ते खोज सकता है, अपने को मजबूत करने के रास्ते खोज सकता है। और इन दोनों देशों को मध्य पूर्व में जो कुछ भी चाहिए वो उनको दे सकता है। मध्य पूर्व में अपने प्रभाव के लिए, सामरिक प्रभाव के लिए, व्यापारिक प्रभाव के लिए ये दोनों देश ईरान का इस्तेमाल करेंगे, करना चाहेंगे, करते रहे हैं,
और वो जारी रहेगा। तो ईरान अब पश्चिम की तरफ देखने के बजाय पूर्व की तरफ देखेगा, रूस की तरफ देखेगा और वहाँ से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और शायद जैसा कि रूस के एक पूर्व प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने कहा है कि कोई उसे वार हेड भी दे सकता है, यानी न्यूक्लियर वार हेड भी दे सकता है। अगर उसे मिल गया किसी के मार्फत तो ईरान भी एक परमाणु शक्ति बन जाएगा। इजराइल के पास परमाणु बम है, ये ना भूलें। और अगर ये ईरान के पास भी हो जाता है तो एक बड़ा डिटरेंट ईरान के पास हो जाएगा। हालांकि ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।